राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं पूनम गौड़ राजकीय इंटर कॉलेज पुरवाला दोगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विज्ञान विषय अध्याय पौधों को जानिए के अंतर्गत संबोध शाक झाड़ी एवं वृक्ष तना पत्ती के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारे पौधे देखे होंगे। आपने उनमें बहुत सारे रंग बिरंगे पुष्प भी देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि ये पौधे अलग अलग प्रकार के किस नाम से जाने जाते हैं? आपने इससे पहले पौधों के भागों के बारे में भी पढ़ा है। आइए एक बार दोबारा से इसको जानते हैं। पौधों के भाग। ये आपके सामने एक पौधा है जिसमें विभिन्न हैं। जो सबसे नीचे वाला भाग है इसको जड़ कहते हैं, जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है। इसमें आप ये वाला भाग देख रहे हैं, इसको हम पत्ती यानी कि लीफ कहते हैं। इसके अलावा आप इसमें सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर पुष्प देख सकते हैं। इसके अलावा पौधे में आप जानते हैं कि फल भी लगते हैं, कलियां भी होती हैं। तो आप सभी पौधे के विभिन्न भागों से परिचित हैं और आपने अपने बाहर बहुत सारे पौधों में इन चीज़ों को देखा होगा। बच्चों, ये आपके सामने विभिन्न प्रकार के पौधे दिखाए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक पौधा जो है यहाँ पर बहुत छोटा है, दूसरा पौधा आप देख रहे हैं थोड़ा सा उससे बड़ा है और तीसरा पौधा बहुत ऊंचा है। आपने अपने आसपास के वातावरण में भी इसी प्रकार के पौधे देखे होंगे। कुछ पौधे जो बिल्कुल ज़मीन से कुछ ही ऊंचाई तक होते हैं, दूसरी प्रकार के पौधे जो उससे काफ़ी ऊंचे होते हैं और तीसरे बहुत ऊंचे पौधे आपने अपने आसपास देखे हैं। जो इसमें पहला पौधा आप देख रहे हैं इसको हम शाक कहते हैं। शाक, इन पौधों में जो तने होते हैं वो बहुत मोटे नहीं होंगे, बहुत कोमल होते हैं और इसमें पत्तियां तनों में लगी हुई आपको दिखाई देंगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पत्ती जो है वो डायरेक्ट इस टहनी से लगी हुई है, इस तने से लगी हुई है और इसमें ब्रांचेस नहीं हैं। तो इस प्रकार के पौधे को हम बोलेंगे शाक। दूसरे प्रकार के पौधे आप देख रहे हैं जिसमें तने के ठीक ऊपर से ही यहाँ पर टहनियाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टहनियाँ जो हैं वो जमीन के थोड़ी सी ऊंचाई से ही शुरू हो जाती हैं और इनकी हाइट जो होती है, ऊंचाई, वो बहुत ऊंची नहीं है, बहुत ऊंचे पौधे नहीं हैं। तो इस प्रकार के पौधों को हम कहते हैं झाड़ी। तीसरे प्रकार के पौधे आपने देखे होंगे जिनके तने जो होते हैं वो मोटाई में बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी जो ऊंचाई होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इनको हम वृक्ष कहते हैं। कुछ पौधे बच्चों आपने इस प्रकार के भी देखे होंगे जो ज़मीन पर सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। वो ज़मीन पर जो है कि नहीं होंगे और वो ज़मीन पर ही आपको बिछे हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विसर्पी लता के ये चित्र है विसर्पी लताओं का, जिसमें खरबूज, तरबूज, लौकी, इन सबको आपने ज़मीन पर ही देखा होगा, क्योंकि ये सीधे खड़े नहीं हो पाते, इनके तने बहुत कोमल होते हैं और ये ऊपर की तरफ खड़े नहीं हो पाएंगे। दूसरा आरोही लता। इस प्रकार के पौधों को आपने देखा होगा कि ये किसी सपोर्ट से खड़े होते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, तब जाकर के ये ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो ये क्योंकि सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं इसलिए हम इसको आरोही लता कहते हैं। तो हमने विसर्पी लता के चित्र को देखा, जिसमें कुछ पौधों का तना इतना कमज़ोर होता है कि ये अपने आप खड़े नहीं होते हैं। जब इस तरह के पौधे ज़मीन पर ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें विसर्पी पौधे कहते हैं। जैसे कि लौकी, कद्दू, तरबूज, शकरकंदी, इन सभी में आप देखेंगे कि ये पौधे जो होंगे इनका तना बहुत कमज़ोर होगा और ज़मीन पर ही रहते हैं, ज़मीन पर ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आरोही लता। जब कमज़ोर तने वाला पौधा किसी सहारे पर चढ़ जाता है तो इसे आरोही लता कहा जाता है। जैसे कि आपने इससे पहले एग्जाम्पल देखा था कि वो सहारे से पौधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अंगूर में, खीरे में, मनी प्लांट में। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। बच्चों, हम तने के बारे में बात कर रहे हैं।
तना क्या काम करता है, पौधे के अंदर तने का क्या रोल है। तो आइए इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जिसमें एक ग्लास है और उसके अंदर 1/3 पानी भरा हुआ है। इसके अंदर हमने किसी शाक की टहनी को डाल दिया है। शाक की टहनी को डालने के बाद अगर आप इसको कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दें तो आप देखेंगे कि ये जो पानी है वो धीरे धीरे आपको इन पत्तियों के ऊपर दिखाई देगा। इसमें ये कलर भी आपको दिखाई देगा कि इस पर रेड कलर की ये बूंदें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें रेड कलर की बूंदें यहाँ पर पत्ती के ऊपर आ जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें ये टहनी जो आप ये तना देख रहे हैं ये एक माध्यम है जिसके द्वारा ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये धीरे धीरे पत्तियों के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो तना का रोल क्या है कि ये पानी का संवहन करता है, यानी कि तना जो होगा पौधे के अंदर वो पानी, खनिज लवण इनको पौधे के प्रत्येक भाग तक पत्तियों में भी पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ये पानी इसके द्वारा इन पत्तियों तक पहुंच रहा है। ये एक और चित्र है इसका ही। तने में जल ऊपर चढ़ता हुआ है और तने के खुले सिरे का अगर हम यहाँ पर अध्ययन करें, इसका सेक्शन काटें और देखें तो आपको यहाँ पर ये रेड कलर दिखाई दे रहा है इसके तने में। तो इसका मतलब जो आपने रंग उस पानी में मिलाया था वो रंग भी पानी के साथ साथ ऊपर की तरफ गया है। तो इसी प्रकार से बच्चों जो पौधा पानी ले रहा है नीचे से जड़ों से पानी जो है कि ले ऑब्जर्व करता है, तने के माध्यम से जो पानी चढ़ रहा है उसके साथ साथ पानी में घुले हुए जो खनिज लवण हैं वो भी पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंच रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि तना जो है वो पानी को पत्तियों तक पहुंचा रहा है। वो जो पानी है उसका पत्ती क्या करती है? आपने पत्ती के बारे में आप जानते हैं, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णवृंत कहते हैं। आपने पत्तियां जुड़ी हुई देखी होंगी, तो जिस भाग से ये टहनी से जुड़ी हुई होती हैं उसको हम पर्णवृंत कहते हैं। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसके द्वारा ये टहनी से जुड़ी हुई है, ये पर्ण आधार है या कोई भी टहनी है जिसके द्वारा ये पत्ती जो है यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसको हम बोलेंगे पर्णवृंत। इसके बाद आप ये जो पूरा सिरा देख रहे हैं, ग्रीन कलर का जो पार्ट देख रहे हैं, इसको हम पर्णफलक कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा हिस्सा पर्णफलक कहलाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर एक बीच में एक मोटी सी लाइन देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मध्य शिरा, जो पत्ती के बीच में होती है। इस मध्य शिरा से जुड़ी हुई बहुत सारी शिराएं होती हैं। ये इस प्रकार की शिराएं होंगी। इनका पैटर्न हर पत्ती में एक जैसा नहीं होता। अगर आप अपने आसपास की पत्तियों को ऑब्जर्व जो है कि देखें, उसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे इन शिराओं का पैटर्न सारी पत्तियों में एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा विन्यास नहीं होता है। तो जिन पत्तियों में इस प्रकार का विन्यास होगा जिसमें जाल सा बना हुआ होगा, इसको हम बोलते हैं जालिका विन्यास। और कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं बच्चों जिसमें ये जाल रूपी विन्यास नहीं होता है। उसमें आप देखेंगे कि जो पत्ती होती है वो, जैसे अगर मान लीजिए ये पत्ती है और ये इसका मध्य शिरा है, तो पत्ती के मध्य शिरे के समांतर ही यहाँ पर शिराओं का विन्यास आप इस प्रकार से देखेंगे। तो इस प्रकार का जो विन्यास होता है इसको बोलते हैं समांतर विन्यास। ये समांतर विन्यास है। और जो ये आपने देखा इसको हम कहते हैं यहाँ पर जालिका विन्यास। तो ये दो प्रकार के विन्यास होते हैं इसमें, एक जालिका रूपी होते हैं और दूसरा समांतर होता है। तो अगर आप पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों प्रकार के विन्यास आपको अलग अलग प्रकार की पौधों में दिखाई देंगे। अगर आप ये वाला देखेंगे जालिका वाला विन्यास तो आप इसे पीपल के पत्ते में भी देख सकते हैं, आम के जो है कि पत्तों में आपको दिखाई देगा। समांतर विन्यास जो होगा वो आपको मक्के में दिख सकता है, एक जिनमें भी या गन्ने में दिख सकता है। अगर आप इनकी पत्तियों को देखेंगे तो इसी प्रकार का विन्यास आपको शिराओं का दिखाई देगा। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, जो पहली वाली पत्ती है जिसमें विन्यास शिरा विन्यास है, दूसरी पत्ती है जिसमें जालिका रूपी विन्यास है और दूसरी वाली पत्ती जो है इसमें समांतर विन्यास दिखाया गया है। अब हमने पत्तियों के बारे में जाना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है, उसमें किस प्रकार का विन्यास होता है इसके बारे में आपने जाना। पर ये पत्तियां काम क्या करती हैं?
ये एक उदाहरण लिया है हमने जिसमें पौधे की एक टहनी को पॉलीथीन से कवर कर रखा है, जिसमें पत्तियां हैं। इस टहनी में आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्तियां लगी हुई हैं। इसके ऊपर एक पॉलीथीन हमने इसमें कवर कर दी है और इसके इस सिरे को, इसका जो मुंह वाला सिरा है, इसको हमने टाइट बांध दिया है। इसके बाद यदि ये पौधा धूप में रखा हुआ है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इस पॉलीथीन के अंदर पानी की बूंदें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ये बूंदें कैसे बनी? आप जानते हैं कि तने के माध्यम से पौधे में पानी ऊपर की तरफ आ रहा है और पत्तियों तक पहुंच रहा है। इन पत्तियों से जो पानी है वो वाष्प के रूप में बाहर आता है और यही वाष्प जो है कुछ समय बाद आपको, क्योंकि ये पॉलीथीन से ढका हुआ है, तो आपको यहाँ पर बूंदों के रूप में दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है जिसमें पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, पत्तियों से बाहर निकल रहा है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसमें पानी वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। बच्चों, आपने पत्तियों के कार्य के बारे में जाना कि किस प्रकार से पत्तियां जो हैं वो पानी को वाष्प बना करके निकल रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन भी बनाती हैं। पत्तियों के अंदर जो हरित लवक होते हैं, यानी कि पत्तियों का जो रंग होता है वो ग्रीन जो होता है या हरा होता है, वो हरित लवक के कारण होता है, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? भोजन बनाने का। यानी कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो पत्ती के माध्यम से बना रहे हैं, जिसमें हरित लवक पाया जाता है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में हरे रंग यानी कि हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। यानी कि जो पौधे हैं या उनकी पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगी और इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बाद में इसमें भोजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में सनलाइट है, पौधे पर पड़ रही है और इस पत्ती का जो हरा रंग है यानी कि जो इसमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे और जो जल पौधे में आ रहा है, जल का प्रयोग करके यहाँ पर भोजन का निर्माण किया जाता है। तो आप इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यदि हम इसको एक रिएक्शन के द्वारा समझें यानी समीकरण के द्वारा समझें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इन दोनों का ही प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे यहाँ पर अपना भोजन बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बच्चों, आज हमने सीखा कि सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। आपने 3 प्रकार के पौधे पढ़े, जिसमें सबसे कम हाइट के जो पौधे थे उनको हमने शाक कहा, जिनके जो तने थे वो बहुत ही कोमल थे। इसके अलावा झाड़ियाँ, जिनके तने कोमल तो नहीं होते हैं परंतु मोटे नहीं होते हैं, उनके जो है कि टहनियाँ नीचे से ही शुरू हो जाती हैं, झाड़ी। और तीसरा आपने पढ़ा जिनके तने बहुत मोटे होते हैं, कठोर होते हैं और बहुत ही ये ऊंचाई में ये बहुत ही ऊंचे पौधे होते हैं, इनको हम बोलते हैं वृक्ष। इसके अलावा तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं, इन दोनों के बारे में आपने चित्र में देखा। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप
शिरा विन्यास कहलाता है। शिराओं का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया कि शिरा किस प्रकार से एक पत्ती में जालिका रूप में होती है, और दूसरा प्रकार जो हमने पढ़ा इसमें समांतर भी हो सकता है। इसके बाद पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। तो जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। आइए अब जो जितना भी हमने समझा उसका मूल्यांकन करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, पत्ते का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? फलक, पर्णवृंत, शिरा या शिरा विन्यास। तो आपने इससे पहले जब मैंने आपको चित्र बताया था पत्ती का, तो मैंने आपको बताया था कि जो हरा वाला भाग है, जो चौड़ा सा भाग है, उसको हम कहेंगे फलक। तो सही आंसर होगा इसमें फलक। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, पौधे कौन कौन से होते हैं? शाख, झाड़ी, वृक्ष या उपरोक्त सभी। तो आपने 3 प्रकार के पौधे पढ़े यहाँ पर, तो आप इन तीनों को ही बताएंगे और हमारा जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे हम इसे? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण या कोई नहीं। तो हम इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों को ज़रूरत होती है सिर्फ क्लोरोफिल की, प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी या उपरोक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने अभी पढ़ा कि पौधों को क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भी आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इस प्रकार आज आपने पत्तियों के विषय में, विभिन्न प्रकार के पौधों के विषय में, तने के बारे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में समझा। आशा करती हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।